Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Sharif and your course instructor for object-oriented programming. This is our online class and lecture 23. We are going to cover the topic arrays in Java. That will be part 1. We are going to have one or more classes for that topic also. तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को उनको रिपीट भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे किसी हद तक जिनको हमने पहले समझा है। उसके बाद एरेज इन जावा को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपको अर्ली लेक्चर याद है उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया था और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की थी, बेसिक आइडिया देने की कोशिश की थी। आज दोबारा उसको हम रिवाइज भी करेंगे और किसी हद तक उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। So Java is a true object-oriented language and therefore the underlying structure of all Java program is classes. हमारे पास जो Java है वो purely object-oriented programming language है। आप उसको बनाया ही इसलिए इस तरह का कि वो object-oriented programming के लिए इस्तेमाल हो। तो anything we wish to represent in Java must be encapsulated in a class. तो class is the basic thing इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे और इस क्लास में चंद चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, कंपोनेंट्स नोन एज ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उनके स्टेट और उनके बिहेवियर को हम सबसे पहले एक मैप बनाते हैं और उस मैप में जो क्लास होती है फिर उस क्लास की मदद से या उस मैप की मदद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं या क्रिएट करते हैं। क्लासेस क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स यूज मेथड टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। हमने मेथड को डिस्कस किया था, हमने ऐसे मेथड बनाए थे जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो स्टैटिक मेथड कहलाते थे वो। लेकिन अब हम दूसरे टाइप के मेथड जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं? हम क्लास की मदद से बनाते हैं। पहले हम बताते हैं कि क्लास है, ये चीज़ें होंगी, फिर उसी की मदद से हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अ क्लास एसेंशियली सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड बिहेव लाइक अ बेसिक डेटा टाइप इंटीजर। जैसे हम कहते हैं ना, इंटीजर एक बेसिक डेटा टाइप है। अब एक डेटा टाइप है, इसकी मदद से हम कितने ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है कि उनके टाइप क्या है? इंटीजर। उनकी लिमिटेशन, उनका साइज, ये सारी चीज़ें उनमें कॉमन है। तो पहले हमने इंटीजर को डिफाइन किया, डेटा टाइप को, और उसकी मदद से मुख्तलिफ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो बाद औक़ात एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड एंड मेथड। अब मेथड कहें या बिहेवियर कहें या फंक्शन कहें, फील्ड कहें, वेरिएबल कहें या स्टेट कहें, ठीक है जी। तो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हम इंशाल्लाह किसी हद तक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो ऊप के अगर आपको याद हो, हमने इसकी बहुत बेसिक चीज़ों को बताया कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज दैट हैज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर क्या होते हैं? तो जावा सपोर्ट्स द फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट, स्टांसेस, मेथड, मैसेज पासिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे किसी हद तक कुछ नाम आपको कॉमन नजर आएंगे कि इससे पहले भी हमने इनको डिस्कस किया, आज की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको हम इंशाल्लाह अगली क्लासों में डिस्कस करते रहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट इन जावा। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट इन जावा एन एंटिटी दैट एज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एंटिटी जिसमें दो चीज़ें होती हैं। बिहेवियर यानी वो क्या कर सकता है या क्या हो सकता है। जैसे पेन की हम मिसाल लेते हैं, यहाँ पे पेन से आप क्या करते हैं? पेन से आप लिखते हैं, ठीक है। तो उसका बिहेवियर क्या हुआ? लिखना। स्टेट आपके पास वो वेरिएबल होते हैं जो पेन को डिफाइन करेंगे। जैसे पेन है, फाउंटेन पेन है,
यानी बॉल पॉइंट है, कलर क्या है इसका, साइज क्या है, वगैरह वगैरह, वेट। तो ये एक स्टेट या वेरिएबल या फील्ड कहेंगे। और कलम का लिखना और ये कहलाए, किस कलर में लिखना ये कहलाएगा इसका बिहेवियर या फंक्शन या मेथड। ठीक है जी। तो एक रियल एंटिटी, चाहे वो फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो। फिजिकल मीन जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नॉन फिजिकल मीन वर्चुअल, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो फिजिकल को टेंजिबल और नॉन फिजिकल को इनटेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल के ऑब्जेक्ट आप जानते हैं, पेन है, मार्कर है, चेयर है, बाइक है, टेबल, कार, इंसान वगैरह वगैरह, ये सब टेंजिबल है। अब जैसे बैंकिंग सिस्टम में हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं वगैरह, इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम करते हैं, इसको फिजिकली हम नहीं देख पाते। तो एक ऑब्जेक्ट जो क्लास की मदद से बनाते हैं, उसमें तीन चीजें आप पाएंगे और होना चाहिए। कैसे? एक स्टेट represents data, value of an object. State represent data, value of an object. डेटा का मतलब, जैसे मैं पेन की मिसाल ही लेके चलूं तो बेहतर है कि पेन का कलर, पेन का वेट या मास, पेन के साइज यानी लेंथ आप कह लें। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इसके स्टेट या वैल्यू या फील्ड कहलाती हैं उस ऑब्जेक्ट की। बिहेवियर रिप्रेजेंट द बिहेवियर, फंक्शनलिटी क्या कर सकना ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट, विड्रॉ एक्सेट्रा। या डिपॉजिट, विड्रॉ एक्सेट्रा को अकाउंट के लिहाज से इन्होंने कहा कि अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो अकाउंट में आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसमें से विड्रॉ करते हैं। अगर पेन की एग्जांपल को ही मैं लेके चलूं तो पेन से आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। आइडेंटिटी, इट्स द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी जस्ट लाइक ए नेम। ठीक है जी। आइडेंटिटी जस्ट लाइक ए नेम, कि हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होगा, जब भी तो आपको ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई नाम हम रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड विया यूनिक आईडी। इंटरनली आपके पास जावा वर्चुअल मशीन में एक आइडेंटिटी असाइन करने है ऑब्जेक्ट के लिए, और वो यूनिक है, वो इंटरनल इश्यू है। लेकिन हमारे लिहाज से आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक अ नेम। तो ऑब्जेक्ट इन जावा इसको और ज्यादा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नेम इज रेनॉल्ड, कलर इज व्हाइट एक्सेट्रा। तो ये इसकी क्या है, नाम है, इसका कलर है, ये इसके स्टेट कहलाएंगे। इट इज यूज टू राइट, सो राइटिंग इज इट्स बिहेवियर। तो लिखना इसका बिहेवियर है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, यानी ऑब्जेक्ट क्लास से हम बनाते हैं। अब इसको हम इंशाल्लाह और ज्यादा देखते हैं अगली स्लाइड में, कि यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट और क्लास का क्या रिलेशनशिप है। जैसे एक कार एक ऑब्जेक्ट वन है, एक कार ऑब्जेक्ट टू है, एक कार ऑब्जेक्ट थ्री। इनमें और क्लास में क्या रिलेशनशिप है, कि क्लास में हम बताते हैं कि एक कार ऑब्जेक्ट है, उसके मुख्तलिफ पैरामीटर हम बताते हैं जिसको आप वैल्यू दे दें। क्लास के नाम के मुताबिक हम बताते हैं, क्लास का एक नाम होगा, इंजन होगा, इंजन टाइप होगा, वगैरह वगैरह। ये तो हम बताते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसके इस तरह बताने से कोई चीज हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब हम क्रिएट करते हैं इस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से, तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। वो क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसी एक क्लास है जिसका नाम हमने कार रखा, क्लास है उसका नाम कार रखा। अब ये एक सिंपली इंफॉर्मेशन है कि कार में ये चीजें हो सकती हैं या होंगी, ये वेरिएबल हैं, ये बिहेवियर है, कार एक्सलेट करेंगे, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, आप पीछे इसको चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके टायर इतने होंगे और इसमें बैठने की गुंजाइश हो सकती है, वगैरह। इसके टायर्स हैं, चार हैं या जो भी हैं, बैठने की गुंजाइश हो सकती है। अब इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट यानी कार ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनका नाम आप रखते हैं। ये मर्सिडीज एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, कार क्लास। BMW ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, कार। तो ऑडी एक ऑब्जेक्ट है, इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। ये भी तो कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, लेकिन ये अपनी अपनी इनके अलग, अब इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। इनमें कुछ पैरामीटर सेम हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं।
लेकिन ये चीजें हम कि कौन कौन सी चीजें इस कार में हैं या हो सकती है, हम इस कार क्लास में बताते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है, फैन है, बाइक है, पेन और कीबोर्ड, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले एक उसका मैप होता है, उसकी सारी चीजें बताई जाती हैं कि ऑब्जेक्ट इस तरह का होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। ये जो इनिशियल जो आप प्लानिंग कह लें या मैप कह लें, वो मैप या प्लानिंग उसको हम कहते हैं क्लास। अच्छा जी। अ क्लास इन जावा कैन कंटेन डेटा मेंबर, डेटा मेंबर वेरिएबल को कहते हैं। मेथड, मेथड हमने फंक्शनैलिटी, डेटा मेंबर मेथड। कंस्ट्रक्टर ये भी एक मेथड है लेकिन स्पेशल मेथड है, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ब्लॉक, आप जानते हैं आपके पास ब्लॉक, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज वगैरह। क्लास एंड इंटरफेस, क्लास और इंटरफेस। तो हमारे पास ये चीजें वो हैं जो क्लास में हो सकते हैं इन जावा। A class is a group of objects that has common properties. देखिए, group of object that has common properties. These are group of object. They are having some common property. Number one, they are car. They are having 4 tires. They are having 1 steering wheel and number of things they are having common. It is a template or blueprint from which objects are created. तो ये एक मैप है, इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास इज अ मैप, idea, information from which we can create object. It's a class जो itself है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। क्लास में डेटा मेंबर, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, क्लास और इंटरफेस जो होते हैं जावा में। इस स्लाइड को हमने समझ लिया कि एक कार क्लास है, इसमें हमने काफी इंफॉर्मेशन दी और इस फॉर्मेशन की मदद से हमने कार जनरेट करना शुरू किया। और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, किस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं? कार क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। इनमें काफी चीजें आपको एक जैसी मिलेंगी। क्लास इन जावा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, डेटा एंड मेथड। देखिए, डेटा कह लें, वेरिएबल कह लें, स्टेट कह लें या फील्ड कह लें, द थिंग इज सेम। मेथड कह रहे हैं, प्रोसीजर कह रहे हैं या फंक्शन कह लें, एक ही बात है। दैट ऑपरेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट ऑपरेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम जिस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप देखें ना, मैं बताता हूँ कि मैंने क्लास बनाया, इसका एक नाम होना चाहिए, उसके एक एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट। देखिए, एट्रीब्यूट वही चीज है जो डेटा या फील्ड को हम कहते हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट के एक से ज्यादा टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, फील्ड, डेटा, मेंबर, वेरिएबल, एट्रीब्यूट। तो आप शायद इसको लिख दें तो इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद ऑपरेशन है, मेथड है, फंक्शनैलिटी है। तो आपके पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हम क्लास को इस तरह नोट करते हैं कि 3 हमारे पास रेक्टेंगल है, पहले इसका नाम, फिर इसके एट्रीब्यूट और उसकी ऑपरेशन या मेथड। तो क्लास में हमने कहा था कि क्लास की कितनी चीजें होती हैं? मेनली 3, ठीक है जी। जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास से, उसमें 3 चीजें, स्टेट, वेरिएबल और आइडेंटिफिकेशन। तो यही चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लास का भी एक नाम होगा, इसके एट्रीब्यूट, ऑपरेशन होंगे, उसकी मदद से जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो चीज इसमें अवेलेबल होगी। क्लास का नाम है, हमने एक सर्किल, और क्लास के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? सर्किल का सेंटर होगा, रेडियस होगा। क्लास में ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? उसका एरिया फाइंड करना। ये क्लास है। अब इस सर्किल क्लास से मैं एक सर्किल 1 बनाऊं, सर्किल 2 बनाऊं, सर्किल 3। सर्किल 1 का सेंटर, सर्किल 1 का रेडियस कुछ भी हो सकते हैं। सर्किल 1 का एरिया उसी सेंटर और रेडियस की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। सर्किल 1 का एरिया रेडियस की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो इस सर्किल क्लास की मदद से एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम बता देते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर। तो पेरीमीटर भी हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास इसके ऑपरेशन या मेथड है, फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो रेडियस की इंफॉर्मेशन है। अब लोकेशन कहाँ है, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको लोकेशन यानी सेंटर की जरूरत पड़ेगी और रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक सर्किल क्लास है। इसमें हमने ये नहीं बताया कि सेंटर कहाँ है, हमने ये नहीं बताया कि रेडियस कहाँ है, हमने ये नहीं बताया कि एरिया की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट, लेकिन हम ये जरूर बताते हैं कि इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एक सेंटर होगा, इससे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप उसका रेडियस होगा, जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक क्लास से हम एक
अपनी तरफ से एक डेटा टाइप डिफाइन कर रहा है। अब क्लास से जो चीज बनती है उसको कहते हैं इंस्टांस ऑफ द क्लास। क्लास से जो चीज आप बनाते हैं उसको कहते हैं इंस्टांस ऑफ अ क्लास। और हमें पता है क्लास से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास इज अ प्लेस वेयर वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लास वो चीज है, वो जगह जहाँ पे हम बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आप आगे जाके बनाने जा रहे हैं ना, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। जैसे यहाँ पे सर्कल क्लास है, उसका सेंटर है, उसका रेडियस है, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसके पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब एरिया फिल करना चाहेंगे तो कैसे फिल करेंगे, तो ये सारी चीजें आप सर्कल क्लास में बताते हैं। और बाद में उस सर्कल क्लास से नंबर ऑफ सर्कल आप क्रिएट करते हैं। वो नंबर ऑफ सर्कल क्रिएशन को कहते हैं कि उस सर्कल क्लास के इंस्टांस हैं, और उनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास भी कहते हैं। तो क्लास डिक्लेरेशन इन जावा, डिक्लेरेशन ऑफ क्लास मस्ट स्टार्ट विद द कीवर्ड क्लास। क्लास जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तो आप एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, क्लास। आप जब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्लास बनाने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा ये जो कीवर्ड है क्लास आप इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ क्लास का एक एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होता है, जिसको एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। तो ये क्लास का होगा। तो क्लास को डिक्लेयर करते वक्त हमने लफ्ज या कीवर्ड क्लास को इस्तेमाल करना है एक, और इसका एक एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होगा, और क्लास का नाम भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद ओपन ब्रैसेस, कर्ली ब्रैसेस, क्लोज कर्ली ब्रैसेस के बाद इस क्लास की जो दो चीजें होती हैं, डेटा या फील्ड या स्टेट या वेरिएबल, वो हम बताते हैं। और कुछ फंक्शनलिटीज या मेथड्स हैं जो भी वो हम बताते हैं कि आप इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे आगे, उसमें ये चीजें अवेलेबल होगी अलग अलग। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या चीजें, ये भी हम देखेंगे किस हद तक। क्लास नेम, टाइप, इंस्टांस, वेरिएबल वन। टाइप का मतलब आपके पास जो टाइप है, इंटीजर है या फ्लोट है, वगैरह वगैरह। और जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, वगैरह वगैरह, इसको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। जो क्लास के वेरिएबल होते हैं उनको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। टाइप मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, वगैरह वगैरह। तो आपको जो क्लास है उसमें इंस्टांस वेरिएबल, ये हमने जो बात की थी ना, डेटा, सम, फील्ड वगैरह, ये यही है इंस्टांस वेरिएबल का नाम। जो कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी हों, वो आपकी सिचुएशन या जरूरत के मुताबिक होंगे। क्लास का नाम, तो क्लास एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स। एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज है? एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर एक कीवर्ड है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, मेथड एंड अदर मेंबर। जिससे हम ये कहते हैं कि भाई हम जो क्लास हैं उसके मेथड हैं और उसके मेंबर हैं, उसको कहाँ कहाँ ये विजिबल या एक्सेसिबल होंगे। तो एक तरह से इनकी विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं। विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं। आपने याद है अपने लोकल वेरिएबल, क्लास वेरिएबल और ब्लॉक वेरिएबल आपने पढ़े थे, तो उसमें भी तो हम ये कहते हैं कि आपकी जो वेरिएबल है कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल है या विजिबल है। क्लास इज कीवर्ड। अब जब भी आप क्लास यूज करेंगे तो ये लफ्ज क्लास इस्तेमाल करेंगे। क्लास नेम सिंपल एक नेम होगा जो आपका यूजर है वो डिफाइन करेगा। तो क्लास इंस्टांस वेरिएबल है, ये क्या चीज है? इंस्टांस वेरिएबल आर क्लास वेरिएबल ऑफ द क्लास। आपके उस क्लास के अपने वेरिएबल हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द सेम क्लास, द सेम कॉपी ऑफ इंस्टांस वेरिएबल इज प्रोवाइडेड टू ऑल। अब जरा इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्लास में बता दिया कि इसकी ये वेरिएबल है। अब इसको जरा यहाँ पे हम एग्जांपल के लास्ट से देखते हैं। मैंने ये बता दिया भाई क्लास का एक वेरिएबल है कलर बता दिया ना। तो वो वेरिएबल मैं कहाँ पे बताऊंगा? इस क्लास में। इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मर्सिडीज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, BMW नाम का, ऑडी नाम का। तो क्लास में सिर्फ मैंने कलर का, अब इस कलर की वैल्यू इसके लिहाज से ग्रीन है, इसके लिहाज से ब्लू है, और इसके लिहाज से पर्पल है, या जो भी कलर आपको नजर आ रहा है वो कलर है। ठीक है जी। तो इस मर्सिडीज के लिए भी मैंने कलर नामी वेरिएबल वो अवेलेबल की, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो इसका वेरिएबल
और इसका वेरिएबल, इसका ये अलग अलग वेरिएबल है और ये इन अपने ऑब्जेक्ट की वेरिएबल है। इनको हम कहते हैं क्लास के जो इंस्टांस वेरिएबल है उसकी एक कॉपी हम इसको दे देते हैं और इसकी एक कॉपी इसे दे देते हैं और इसकी कॉपी इसको दे देते हैं। अब इस पे मॉडिफिकेशन जो होगी वो उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से होगी। ठीक है जी। अब इसके जो कलर की वैल्यू होगी अलग। अब देखें ना, इसका कलर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो एक ही वेरिएबल में 3 कलर वैल्यू हम कैसे स्टोर करेंगे या सेव करेंगे? तो इसके लिए अलग वेरिएबल, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। अलग के होंगे तो कलर, लेकिन कलर ऑफ दिस कार, जैसे ये कार1 ऑब्जेक्ट है, ये कार2 ऑब्जेक्ट है, ये कार3। तो मैं अगर इस तरह कहूँ कि car1 डॉट कलर, car2 डॉट कलर, car3 डॉट कलर, तो इस तरह एक वेरिएबल कलर का वो इससे रिलेटेड है, दूसरा वेरिएबल कलर का वो इसको अवेलेबल है इसके लिए, और तीसरा इसके लिए। तो इंस्टांस वेरिएबल आर क्लास वेरिएबल ऑफ द क्लास व्हेन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फॉर द सेम क्लास। उसी क्लास के आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो जो इंस्टांस वेरिएबल है उसकी एक एक कॉपी सबको आप प्रोवाइड करते हैं। आप उसको जिस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए या करते हैं वो अवेलेबल होगा। नाउ इंस्टांस वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमने अभी डिस्कस किया इंस्टांस वेरिएबल एक कलर है। अब वो car1 के लिए कलर की वैल्यू कुछ और है, car2 के लिए कुछ और है, car3 के लिए कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या एक ही वेरिएबल है? नहीं, वो अलग अलग वेरिएबल है। हर कार के लिए आपने एक कलर वेरिएबल अवेलेबल कर दिया। तो इसको अच्छी तरह समझ लें। एक्सेस स्पेसिफायर कैन बी अप्लाई टू इंस्टांस वेरिएबल पब्लिक प्राइवेट। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास पब्लिक प्राइवेट, इंस्टांस वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड एज फील्ड। तो एक्सेस स्पेसिफायर इसे मेट्रिक बताते कि कौन सी चीज कहां तक विजिबल है, विद इन क्लास या आउटसाइड द क्लास। विद इन क्लास प्राइवेट, आउटसाइड द क्लास पब्लिक। अच्छा जी, अब क्लास मेथड। क्लास मेथड को हमने काफी हद तक लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया। अब आते हैं इसको मजीद डिस्कस करते हैं। टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर, लिस्ट। तो अबव सिंटैक्स इज अ क्लास मेथड। क्लास मेथड में हम टाइप बताते हैं, भाई रिटर्न टाइप है। ठीक है जी। These methods are equivalent to function in C programming language. Class method can be declared public or private. एक आपके पास रिटर्न टाइप होता है और एक एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर है, वो पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है। अगर विद इन क्लास आप इस मेथड को ही इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसे आप प्राइवेट करेंगे। अदर देन दैट क्लास, उसको अगर मेथड को अवेलेबल करना चाहेंगे तो आप पब्लिक इसको डिक्लेयर करेंगे। These methods are meant for operating of class data, class instance variable. These methods are meant for operating on class data, class instance variable. जो आपके पास जो क्लास के अपने वेरिएबल होते हैं तो उनको आप इन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। मेथड हैव रिटर्न टाइप एज वेल एज पैरामीटर लिस्ट। रिटर्न टाइप को हमने पहले भी डिस्कस किया, किसी मेथड से कोई वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं और उसकी पैरामीटर लिस्ट है। अब मेथड ओवरलोडिंग में हमने इसको काफी तक डिस्कस किया, तो पिछले लेक्चर में आप किसी चीज को जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। सो नाउ वन एग्जांपल, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। ये है क्या चीज? क्लास। नाम क्या है इसका? रेक्टेंगल। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर पब्लिक। ठीक है जी। इसके दो फील्ड या दो वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल है, एक इंटीजर ब्रेथ, एक इंटीजर लेंथ। दोनों को मैंने पब्लिक इसका स्पेसिफायर पब्लिक ले लिया। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड है सेट लेंथ। सेट लेंथ मेथड का नाम है, वॉइड रिटर्न टाइप है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। और पैरामीटर लिस्ट में एक इंटीजर वेरिएबल है, नाम न्यू वैल्यू है। जब वैल्यू पास करें तो इसने यहाँ पे आर्गुमेंट में एज अ न्यू वैल्यू यहाँ इंटरनली इस्तेमाल होना है। फिर हम क्या करते हैं? लेंथ। देखिए ये लेंथ है, पब्लिक है, ये इस मेथड के लिए अवेलेबल है। लेंथ इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो आप एक वैल्यू इसमें पास करेंगे, एक आर्गुमेंट वैल्यू जो इंटीजर टाइप पास करेंगे और वो सेट कर देंगे लेंथ में। एक और हमारे पास सेट ब्रेथ। सेट ब्रेथ एक और मेथड है, इसमें वैल्यू पास करते थे कि यहाँ भी न्यू वैल्यू, यहाँ भी न्यू वैल्यू। अब आप कंफ्यूज ना हो, तो हमने कहा कि हमें इससे कोई गरज नहीं यहाँ कुछ भी लिखा जाए। लास्ट टाइम हमने इसे डिस्कस किया, हमें इससे गरज है कि जो आप वैल्यू या आर्गुमेंट पास करें वो इंटीजर टाइप होना चाहिए।
ठीक है जी। तो ये टेम्परेरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम चलाने के लिए। उस आर्गूमेंट को एक तरह से हमने न्यू वैल्यू का नाम दे दिया, न्यू वैल्यू को असाइन किया किसमें, इस फील्ड या वेरिएबल ब्रेथ में। तो क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, मेथड, पैरामीटर, मेथड, रिटर्न टाइप। ये वॉइड है ना, यहाँ पे दो मेथड है, दोनों की रिटर्न टाइप वॉइड है। सिर्फ एक वैल्यू को हम सेट करें, जब हम इस्तेमाल करेंगे तब करेंगे, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर को अगर हम देखते हैं, देयर कैन बी 3 एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। पहले देखते हैं प्राइवेट जब हम करना चाहेंगे तो हम अपने कंट्रोल को मैक्सिमम करते हैं, अपने वेरिएबल हो गया, आपके मेथड हो गए, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहेंगे। पब्लिक में ये चीज़ कम से कम होती है। तो दिस एक्सेस स्पेसिफायर मेक्स श्योर दैट द प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास ओनली। एक क्लास उसका दूसरे मेंबर है, जैसे मेथड वगैरह है, सिर्फ वो इसे एक्सेस कर सकते हैं, इन मेंबर्स को, फ्रॉम द फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास तो हमारे पास एक एडवांस टॉपिक है, जैसे यहाँ भी आपको लिखा गया कि क्लास और उसके फ्रेंड क्लास। फिलहाल आप इसको यहीं तक लेने। देखिए क्लास के जो मेंबर हैं, मेथड वगैरह, वो सिर्फ इस वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा और आप इस्तेमाल। देखिए आपके पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट नहीं है। अब पब्लिक की तरफ आते हैं। पहले पब्लिक, दिस specifier makes sure that the public member can be accessed from anywhere through the object of the class। कहीं से भी आप इन मेंबर को, जिनको हमने क्या असाइन किया, इनके एक्सेस को हमने असाइन किया पब्लिक, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस क्लास के मेथड के थ्रू। पहले उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास का, अब जो आपके पास मेथड हैं या जो आपके वेरिएबल हैं, फील्ड हैं, उनको आप उस ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रोटेक्टेड, दिस एक्सेस स्पेसिफायर मेक श्योर दैट द प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेम क्लास। मेंबर ऑफ द सेम क्लास तो प्राइवेट में भी है, पब्लिक में भी है, प्रोटेक्टेड में भी है। मेंबर ऑफ द सेम क्लास उन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो या चाहे प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक। लेकिन प्रोटेक्टेड में अब कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गई है पब्लिक के मुकाबले में। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट में है, फिर उससे कम रिस्ट्रिक्शन प्रोटेक्टेड में है, फिर सबसे कम पब्लिक में। तो दिस एक्सेस स्पेसिफायर मेक श्योर दैट द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सेम क्लास, फ्रॉम द फ्रेंड क्लास एंड आल्सो फ्रॉम मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ड्राइव क्लास भी हम डिफाइन करेंगे। तो प्राइवेट के लिहाज से प्रोटेक्टेड में कुछ एक्सेसिबिलिटी में इजाफा हुआ कि आप ड्राइव क्लास जो बनाते हैं वो भी उन मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक आर आल्सो कॉल्ड विजिबिलिटी लेवल। कौन सी चीज कहाँ विजिबल है, कहाँ तक विजिबल है, उसको हम डिफाइन करते हैं या कंट्रोल करते हैं इन एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर की मदद से। द मेंबर दैट डिक्लेयर प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम विद इन क्लास। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसमें है कि वो मेंबर जिनको आपने, चाहे वो डेटा मेंबर हो, चाहे वो मेथड हो, व्हाटएवर, वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ क्लास में, विद इन क्लास। ठीक है जी। पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस एनीवेयर थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, आप उसको मेथड ले लें या फील्ड ले लें या वेरिएबल जो भी आप समझें, डेटा मेंबर ले लें, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से। हम देखेंगे इंशाल्लाह। इन जावा डेटा कैन बी हिडन बाय मेकिंग प्राइवेट। अगर डेटा को हिडन करना चाहता है ताकि कोई इसको एक्सेस ना करे, उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सिक्योरिटी देंगे और उसको प्राइवेट करार देंगे। अब हमारे पास कुछ मेथड है, बल्कि एक मेथड है जो स्पेशल टाइप का मेथड है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप
क्लास में जो जो चीज़ें आपने डिफाइन की हैं या आपने बताया कि इसमें ये मेंबर होंगे और ये मेथड होंगे, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हम बनाते हैं। तो उस वक्त एक मेथड ऑटोमेटिकली रन होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। When discussing about classes, one of the most important subtopic would be constructor. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कंस्ट्रक्टर या वो मेथड ऑटोमेटिकली रन होता है। याद रखिए, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसी क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर या वो स्पेशल मेथड रन करेगा। अब कौन सा मेथड कंस्ट्रक्टर कहलाता है? वो मेथड कहलाता है जिसका नाम सेम है क्लास के नाम के साथ। जैसे क्लास आपने टेस्ट नाम का क्लास है, तो टेस्ट नाम का उसके अंदर एक आप मेथड डिफाइन करेंगे, तो वो जो टेस्ट मेथड है उसका कंस्ट्रक्टर है। लेकिन आपने देखा, हमने जितने एग्जांपल किए उसमें सेम नाम का कोई मेथड डिफाइन नहीं किया। तो जब आप मेथड डिफाइन नहीं करते तब भी एक कंस्ट्रक्टर नाउन होता है, उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं उसको हम? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं डिफाइन किया तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर रन होगा। अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन क्यों करते हैं? बेसिकली बार औकात आप आगे सिचुएशन ऐसी होंगी, आप देखेंगे कि जब भी एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करें तो एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने जो काम करना है वो तो करना ही है। उसके अलावा भी आप कुछ काम करना चाहेंगे, उसके अलावा भी आप कुछ काम करना चाहेंगे, कोई वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली इनिशियली सेट करते हैं, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर वो आप विजिबली देखिएगा, यानी ग्राफिकली आप कहेंगे कैलकुलेटर का साइज ये होना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कुछ चीज़ आप सेट कर रहे हैं ना, कलर ये हो, साइज ये हो, उसके डिस्प्ले में इनिशियली ये मैसेज आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये सारी चीज़ें हो जाएं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो वो ऑब्जेक्ट कि ये सब प्रोसीजर आप डिफाइन करते हैं उस कंस्ट्रक्टर में, क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन नहीं किया तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने जरूर रन होना है। अच्छा जी। Each time a new object is created, at least one constructor will be invoked. The main rule of the constructor is that they should have the same name as the class. A class can have more than one constructor. अब ये जरा देखिएगा, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, मेथड ओवरलोडिंग आप पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग भी हम देखेंगे। तो आपने देखा कि एक से ज्यादा मेथड हम सेम नाम के बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, तो उसके भी एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर सेम नाम के हम बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज अ क्लास मेंबर फंक्शन या मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास। एक क्लास के अंदर आपने एक ऐसा मेथड बना दिया जिसका नाम वही हो जो क्लास का नाम है। द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू एलोकेट मेमोरी फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो आप मेथड और स्टेट वेरिएबल अवेलेबल करते हैं। तो अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि आप मेमोरी में एक पोर्शन उस ऑब्जेक्ट के लिए खास कर देते हैं, मेमोरी में आप एक पोर्शन उसके लिए खास कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी इन पब्लिक एरिया ऑफ द क्लास। अब इसमें जरा ध्यान रखिएगा, क्यों कंस्ट्रक्टर को अपने हर ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल करना है, उसको पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक एरिया में आपने कंस्ट्रक्टर को रखना है। तो कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर विल डेफिनेटली बी कॉल्ड whenever an object of that class is created. अब जरा इसको देखिए, हमने एक पब्लिक क्लास टेस्ट नामी हमने एक क्लास क्या किया, बना दिया। अब देखिए टेस्ट नामी क्लास है, जरा देखिएगा ये क्लास है, क्लास लग से आपको पता चले। इसके अंदर पब्लिक टेस्ट का क्या मतलब है? ये भी टेस्ट, तो इसमें तो क्लास का लफ्ज हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, तो ये एक मेथड है। क्या चीज़ है? एक मेथड है, और ऐसा मेथड इसका नाम क्लास के नाम बिल्कुल सेम हो तो वो उसका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज किया, इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अब नीचे एक और हमने देखिए, ये भी टेस्ट है ना, तो टेस्ट है, ये भी टेस्ट है क्लास, तो इसका मतलब एक और कंस्ट्रक्टर है। लेकिन यहाँ इस कंस्ट्रक्टर और इस कंस्ट्रक्टर में क्या फर्क है? ये दो मेथड है, दो मेथड में फर्क कैसे करते हैं? पैरामीटर से, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और
सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ पे पहले टेस्ट में कोई पैरामीटर आपको नजर नहीं आ रहा, दूसरे में एक पैरामीटर है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब कब ये कंस्ट्रक्टर और कब ये कंस्ट्रक्टर? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह के पैरामीटर में कुछ ना लिखें तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा। अगर आप कोई स्ट्रिंग टाइप उसमें वैल्यू पास करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर रन होगा। अब थोड़ी थोड़ी चीजें इंशाल्लाह आपकी क्लियर होती चली जाएंगी जब मेन मेथड को आप देखेंगे। अच्छा, अब हम डिफाइन करना चाहते हैं डिफरेंट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा बाय न्यू कीवर्ड। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हमारी है। अब ये न्यू इंस्टेंस मेथड, क्लोन मेथड, फैक्ट्री मेथड, ये काफी मेथड है, लेकिन हमने न्यू कीवर्ड वाला मेथड इस्तेमाल किया। Creating an object may, as mentioned previously, a class provides the blueprint for a map for objects. So basically an object is created from a class. Class से हम एक object बनाते हैं और class से सारी information हमें मिलती है उस object को बनाने के लिए। और जब object बनता है तो उस से मुतालिक हम एक memory का हिस्सा खास कर देते हैं। In Java, the new keyword is used to create new और ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं ख्याल से आगे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट क्लास है, दिस कंस्ट्रक्टर हैज वन पैरामीटर नेम। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है टेस्ट स्ट्रिंग नेम, एक नाम है, तो आप इसमें से स्ट्रिंग एक पास करेंगे। स्ट्रिंग मीन आपके पास जो कैरेक्टर होते हैं ना, मल्टीपल कैरेक्टर, वो आप इसमें डायरेक्टली पास करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद जब आप पास करेंगे, ये तो एक मेथड है, इसने आगे जाके एक मैसेज डिस्प्ले करना है जो कि मैंने लिख दिया। मैं जो करना चाहूंगा, देखिए ना, कंस्ट्रक्टर में जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये काम होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये काम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मेन मेथड में हम जाते हैं। मेन मेथड में हम टेस्ट माई नेम न्यू टेस्ट आदिल। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि टेस्ट आपके पास, इससे ये पता चलता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? टेस्ट टाइप का। टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे पहले सारा डिफाइन किया। उस ऑब्जेक्ट का नाम माई नेम है। ठीक है जी। न्यू से आप बताते कि आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो टेस्ट। ठीक है ना। आपने अगर गौर कीजिएगा, हमने स्कैनर क्लास में इसी तरह स्कैनर लिख के इसको इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे मैंने एक क्या पास किया, स्ट्रिंग वैल्यू पास की आदिल। जब इसको पास करेंगे तो स्ट्रिंग है, जो नेम है, नेम में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना है। तो व्हेनेवर, देखिए मैंने इसमें क्या किया, जरा गौर कीजिएगा। मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मैंने क्या किया? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ही ये एक आउटपुट डिस्प्ले हुआ। इसका मतलब है एक मेथड मैंने कॉल किया, और मेथड कौन सा मेथड था? कंस्ट्रक्टर था। और कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट नहीं बल्कि हमने हमारा अपना बनाया होगा। ठीक है जी, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं यहाँ पे आदिल वगैरह कुछ ना लिखता तो ये कंस्ट्रक्टर मेरा इन्वोक नहीं होता। वेरिएबल टाइप हमने पढ़े हैं कि लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस या वेरिएबल है, क्लास स्टैटिक वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल वही ब्लॉक वेरिएबल है, और इंस्टेंस वेरिएबल जो आपको मेथड लेवल है। तो देखते हैं इसको जरा। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इन मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है जी। लोकल वेरिएबल हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया था, तो जरा से रिवीजन भी है। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक इज इंटर्ड एंड द वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड वंस इट एग्जिस्ट द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। यानी मेथड के अंदर गए, वहां पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर, डिफाइन और इनिशियलाइज किया, जब किया, इस्तेमाल किया, जब भी मेथड से पार जाएंगे वो वेरिएबल गायब हो जाएंगे, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। और कंस्ट्रक्टर भी स्पेशल मेथड है। ब्लॉक हमने इसको देखा कि ब्रैकेट के अंदर या लूप के अंदर जो आप डिफाइन करते हो तो वहीं पे ही अवेलेबल है, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे लास्ट क्लास में। एक्सेस मॉडिफायर कैन नॉट बी यूज फॉर लोकल वेरिएबल। इसकी वजह क्या है कि उनका तो स्कोप पहले से डिफाइन है। जब स्कोप भी डिफाइन है तो हमें एक्सेस मॉडिफायर की क्या जरूरत है। लोकल वेरिएबल्स आर विजिबल ओनली विद इन द डिक्लेयर्ड मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक।
यही बात है कि हमें एक्सेस मॉडिफायर एक्सेस स्पेसिफायर की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल है, उनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, तो आपने खुद उनको असाइन करना है ताकि कोई गार्बेज वैल्यू वहां पे असाइन ना हो जाए। लोकल वेरिएबल की छोटी सी एग्जांपल ले लें, क्लास टेस्ट पब्लिक। टेस्ट क्लास में एक मेथड है, अब देखिए अब मेथड भी इस्तेमाल करना हमने शुरू किया कि एक मेथड उसका नाम एज रखा, इंटीजर उसके अंदर एक वेरिएबल है एज को इनिशियलाइज किया 0 से, एज इज इक्वल टू एज प्लस 7 एंड एज की वैल्यू 7 है, सिस्टम आउट एज को हमने डिस्प्ले किया। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपके पास थोड़े किसी हद तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट से आपका वास्ता पड़ रहा है ज्यादा पहले के मुकाबले में। तो मेन मेथड वो मेथड है जहां से प्रोग्राम में रन करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रनिंग। तो मैंने क्या किया, टेस्ट क्या है, ये क्लास है। तो स्मॉल टेस्ट स्मॉल टी, ये फर्क है दोनों में। तो जावा इज केस सेंसिटिव, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में फर्क है। तो मैंने एक स्मॉल टी एस टी टेस्ट नामी एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का बनाया, टेस्ट क्लास का, और मैंने सिंपली न्यू टेस्ट किया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रन हो रहा है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगी, आपके पास मेमोरी एलोकेट कर देगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, और सारी चीजें जो हम टेस्ट क्लास में डिफाइन करते हैं वो सारी चीजें जो मेथड हैं और वेरिएबल या फील्ड है वो इसके लिए इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होंगे। अब हम कोई मेथड आप कॉल करेंगे तो कैसे, पहले ये लिखेंगे टेस्ट यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस मेथड का नाम, टेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस मेथड का नाम। अब देखिए ना कौन सा मेथड है, एज। एज मेथड में आपने ये काम किया, ये काम यहाँ पे हो जाएगा। तो आउटपुट इज, यहाँ देखिए एज इज 7। इनहेरिटेंस को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास सिर्फ ये है कि इनहेरिटेंस में हम एक क्लास बनाते हैं, उसको पेरेंट क्लास का नाम देते हैं, और उस क्लास के बाद उसकी सब क्लासेस बनाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास में जो फंक्शनलिटी और बिहेवियर है और जो उसकी पैरामीटर या स्टेट वेरिएबल है वो अवेलेबल होंगे उस चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास में आप इसके अपने भी मजीद फंक्शनलिटी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, एक कार पेरेंट कार है, उससे आपने चाइल्ड कार को ड्राइव किया। अब चाइल्ड कार में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इनहेरिटेंस इज अ कंप्लीट टॉपिक फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म भी एक कंप्लीट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे हमने मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को डिस्कस किया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं ताकि जब डिस्कस करने आए तो कोई नई चीज आपको ना लगे। Polymorphism in Java is a concept by which we can perform a single action by different ways. एक ही काम है, एक से ज्यादा तरीके से आप करेंगे। कैसे करेंगे, ज़ाहिर है इसको एग्जाम्पल हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसको सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हम इस वक्त तक रहने देते हैं। There are two types of polymorphism in Java: compile time polymorphism and runtime polymorphism. अब इसमें जो हमने मेथड लोडिंग में जो डिस्कशन किया उससे किसी हद तक आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा बाय मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग को हमने एक हद तक डिस्कस किया, ओवरराइडिंग को अभी डिस्कस नहीं किया। जब पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक आएगा डिटेल में फिर हम वहां पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो एक दो तरह के आपके पास चीजें, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। अब जो आज का मेन टॉपिक है एरेज इन जावा, एरेज इन जावा, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इस पर हम डिस्कस करते हैं कि एरे एक ऐसी चीज है जो प्रोग्रामिंग में इसके हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये आप सी में भी पढ़ चुके होंगे किसी हद तक, हम इसको जावा में देखते हैं। अब कंसीडर करें हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल है लेकिन टाइप सेम है, जैसे इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, डी, या मुझे 25, 30, 40 वेरिएबल की जरूरत होगी इंटीजर टाइप के, तो मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा, तो ये कर सकता हूं।
ठीक है जी, वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप, वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप। इंडिविजुअल ऑपरेशन इनपुट इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल। अब देखें ना, इंटीजर ए है, इंटीजर बी, सी, डी, तो हर एक को अगर आप इनपुट करना चाहें तो हर एक के लिए अलग अलग आपने इनपुट के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना होगा। तो ये जरा, जब दो चार वेरिएबल हो तो मसला नहीं है, लेकिन जब 30, 40, 100, 50, 1000 वेरिएबल हो तो तब मसला होगा, नाम रखना ही मसला हो जाएगा। तो इसके बजाय मैं क्या करूं, इसके लिए मैं करूं कि एक लूप का सेटअप चलाऊं कि मैं लूप चला सकता हूं। यूज लूप वन वेरिएबल विल बी इनफ फॉर 10 इनपुट वेरिएबल। जैसे हम लूप कहते हैं कि इनपुट कर रहे हैं किसी वैल्यू को और कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, एडिशन वगैरह जो भी चाहें, तो एक लूप चला लेते हैं। उस लूप के लिए एक वेरिएबल होगा, इसको हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन मसला ये कि अगर उस वेरिएबल में जैसे मैंने 20 इनपुट लेने चाहे, मैं 7वां इनपुट लेना चाहूंगा, मैं दूसरा, मैं 5वां, तो क्या मैं रैंडमली ले सकूंगा? ऐसा नहीं होगा, लूप में आपको तरतीब से चलना पड़ता है। तो इससे जो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं एरेज को। एरे कहते हैं, अरे कहते हैं, बहरहाल मैं इसको एरे वो प्रोनाउंस करूंगा। आपने अगर अरे प्रोनाउंस करते हुए सुना तो कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। तो डिक्लेयर एन एरे वेरिएबल दैट विल अलाउ अस टू स्टोर वैल्यूज इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हम एक वेरिएबल जो एरे वेरिएबल कहलाता है उसको हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। तो उससे हम नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं मेमोरी में, लेकिन मेमोरी कैसे मेमोरी? साथ साथ मिली हुई कंटिन्यूअस, एक दूसरे से मिली हुई मेमोरी। परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड स्टिल हैव द कंट्रोल ओवर प्रीवियसली एक्सेस टू वैल्यू। अब जो हमारे पास इश्यूज थे ना लूप इस्तेमाल करने, लूप जैसे अगर मैं इस्तेमाल करता तो, या मैं अलग अलग उनको इस्तेमाल करता तो उनको इश्यूज से हमारी जान छूट जाएगी। हम अलग अलग एलिमेंट को, उस एरे के 10 एलिमेंट हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू को भी ले सकते हैं। तो दिस प्रिंसिपल इज व्हाट वी कॉल एन एरे। हमारे पास जो टाइप ऑफ डेटा टाइप हमने डिस्कस किए थे अर्ली लेक्चर में, हमने कहा था 2 टाइप के डेटा टाइप, प्रिमिटिव, रेफरेंस, और एक और भी है नल टाइप, इसको हमने डिस्कस नहीं किया। प्रिमिटिव में हमने बूलियन, न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्कस किया और काफी इसकी हमने एग्जाम्पल दी थी। अब प्रिमिटिव के बाद आपके पास है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में एक आपके पास एरे है, रेफरेंस टाइप में एरे इज द रेफरेंस टाइप। तो एरे इज द रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टाइप। अब रेफरेंस क्या है इसको हम देखते हैं। आज का टॉपिक आप देखिएगा थोड़ा सा आपको लगेगा कि टेक्निकल है, लेकिन हमें जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ना और उसको इस्तेमाल करना आगे अपने प्रोजेक्ट वगैरह में, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जावा एरे को हम डिस्कस कर रहे हैं, या एरे इन जावा को डिस्कस करते हैं। तो जावा प्रोवाइड्स अ डेटा स्ट्रक्चर, द एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, एरे which stores fixed size sequential collection। fixed size sequential का मतलब है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, आप नंबर ऑफ एलिमेंट तो फिक्स्ड साइज के होंगे। अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर हैं, फ्लोट हैं तो फ्लोट हैं, वगैरह वगैरह। ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। एन एरे इज यूज, यानी टाइप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। टाइप सेम होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल जो इस्तेमाल करें उसका साइज भी सेम होगा। एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज ऑफन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। देखिए, अगर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल के लिहाज से इसको ट्रीट करें तो ज्यादा बेहतर है। मैंने नंबर नामी एक एरे डिफाइन किया और मैंने ये भी बताया कि नंबर नामी एरे में 100 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 100। तो एक तरह से मैंने नंबर नामे 100 वेरिएबल डिफाइन किए, नंबर नामे 100 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, और उनमें जो कॉमन चीज है वो नंबर नाम है, और उनको जो फर्क करने वाली चीज है उसको हम नाम देते हैं इंडेक्स का। पहले इंडेक्स 0, फिर दूसरे वेरिएबल का इंडेक्स 1, 2, 3, 99 तक। याद रखिए इसकी जो स्टार्टिंग होती है हम 0 इंडेक्स से करते हैं। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एरे इस्तेमाल करें तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी इंडेक्सिंग हम 0 से शुरू करते हैं या 1 से। यहाँ पे हम 0 से शुरू करते हैं, मोस्टली सी में भी गालिबन 0 से ही शुरू करते हैं।
तो अगर आप 100 एलिमेंट हैं एरे के तो आप 0 से 99 तक इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे, 200 हैं तो 0 से 199 तक, अगर 10 हैं तो 0 से 9 तक, इस तरह। अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ 10वें एलिमेंट को, 10वां एलिमेंट कौन सा होगा याद रखिए, तो मैं लिखूंगा नंबर और ब्रैकेट में 10 लिखूंगा, नहीं 10 नहीं लिखूंगा, 9 लिखूंगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो 0 है, 10वां एलिमेंट यहाँ पे ब्रैकेट में इसका इंडेक्स 9 होगा। तो इंडेक्स की मदद से हम किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो Java array are data structure consisting of related data items of the same type. An array is a consecutive या conjugative group of memory location. Memory location conjugative का मतलब है मिले हुए memory location, अलग अलग नहीं है, बिखरी हुई नहीं। The memory location in the array are known as element of array, यानी जितने आपके पास मेमोरी 10, 20, 30 आपने लोकेशन उसके लिए वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द array is called the length of the array। जैसे मैंने 10 अगर एलिमेंट उस एरे में चाहूंगा तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट एरे, 10। Java array to refer a particular location or element in a array। अगर मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं नाम उस एरे का नाम और ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स या वो लोकेशन दे दूँगा। पॉजिटिव नंबर इज मोर फॉर्मली कॉल्ड अ पोजीशन नंबर, ओके सॉरी, पोजीशन नंबर या इंडेक्स हम कहते हैं इस वैल्यू को जो उस एलिमेंट की लोकेशन भी कहलाती है। इसको हम सबस्क्रिप्ट मस्ट बी एन इंटीजर और इंटीजर एक्सप्रेशन, जो हमारे पास इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट कह दें, पोजीशन नंबर कह रहे हैं, इंडेक्स कह रहे हैं, ये इंटीजर हो यानी इंटीजर वैल्यू हो या कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसका रिजल्ट इंटीजर आए। ठीक है, लोकेशन 5th है, 6th है, 5.9 तो नहीं है ना, 5.5 तो नहीं है ना, ये तो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू आती है। द रूल ऑफ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन अप्लाई टू एरे नेम। जो आपके पास वेरिएबल नाम है के लिहाज से आप रिस्ट्रिक्शन है या अवेलेबिलिटी है कि नाम कैसे रखते हैं, नॉर्मल जैसे इंटीजर, फ्लोट, मुख्तलिफ डेटा टाइप के नाम कैसे रखते हैं, वही चीज़ आप एरे नेम के लिहाज से आपके रिस्ट्रिक्शन है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इन जावा ईच एरे हैज डेटा टाइप, नेम, साइज। डेटा टाइप का मतलब भाई जो एलिमेंट है वो इंटीजर है, फ्लोट है या क्या है, ठीक है जी। और नेम का नाम होगा, एरे का नाम, एक एरे 10 आपने एरे लिखे तो एरे का अलग नाम होगा। साइज कहते हैं उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उस एरे में 10 एलिमेंट है, 20 है, 30 है, तो 3 चीजें हैं। डेटा टाइप से ये होगा कि जो एलिमेंट है उस साइज क्या है, मेमोरी लोकेशन में इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बोलियन है, वगैरह वगैरह। और इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज वो डेटा टाइप से पता चलेगा। नाम एरे का कॉमन है, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट। द एरेज ऑक्युपाइज द मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। अब साइज ज्यादा मेमोरी ज्यादा, साइज कम मेमोरी जो ऑक्युपेशन है वो कम है। द फर्स्ट एलिमेंट एज सबस्क्रिप्ट 0, इंडेक्स 0, इसको 0th एलिमेंट कहते हैं। द हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट जो होता है, अगर 10 एलिमेंट है तो 10-1, इंडेक्स 10-1। जैसे 10 एलिमेंट है तो हाईएस्ट इंडेक्स 9 है। तो जरा से तो देखते हैं हमारे पास इंडेक्स वैल्यू को जरा देखते हैं। मैंने एक एरे डिफाइन किया, इसका नाम एसटीडी या स्टैंडर्ड एरे का नाम दे दिया और मैंने कहा कि इसका जो साइज है वो 10 है। तो इसका इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। अब ये तो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में वैल्यू क्या हो, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यूज भी आपको नजर आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40 और 100। तो पोजीशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इन द एरे इंडेक्स, ये पोजीशन नंबर कहलाता है। ठीक है जी। नेम ऑफ एन इंडिविजुअल एरे एलिमेंट, तो ये एक एरे है, इसका कॉन्सेप्ट आपका काफी हद तक पहले भी आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। जावा में कैसे करते हैं आपने ये सीखना, ठीक है जी। तो ये इंडेक्स पोजीशन नंबर, तो दिस इज इंडेक्स और स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 और नेम ऑफ द इंडिविजुअल एरे एलिमेंट, वो
इस पोजीशन और एरे का नाम, इसको मिला के आप कहते हैं, और उसमें वैल्यू ये आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज नजर आ रहे हैं। तो एडवांटेज हमें ज़ाहिर पर आपके अंदाजा हो चुका होगा कि एरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद सिंगल नेम। नाम एक ही है, स्टैंडर्ड एरे या एसटीडी एरे, और आप इसमें 100, 50, 200, 1000 जो है एलिमेंट इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह से आपने इतने जो वेरिएबल हैं वो बना दिए। द वैल्यू स्टोर इन द एरे कैन सॉर्ट इजीली, इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट करना कोई इशू नहीं है। सर्चिंग भी हम कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह लिंक लिस्ट को, स्टैक क्यूज, ट्रीज, ग्राफ को, मुख्तलिफ कोर्सेज में, डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, तो एरेज में ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 2D एरेज मैट्रिसेस हैं, 2D एरे भी हैं, 3D एरेज भी हैं। हमारा फोकस ज़्यादा 1D और 2D एरे पे होगा, 3D एरे पे हम नहीं जाएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये सिंगल डायमेंशनल है। इसको आप ये समझे आपके पास एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, रॉज कितने हो, रॉज आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन कॉलम विल बी द सेम, और सॉरी सिंगल। और मल्टी डायमेंशनल में आपके पास ये जो कॉलम है वो नंबर ऑफ कॉलम लाना शुरू हो जाएंगे, रॉज तो आपके पास हर कॉलम में सेम होगा। तो हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका। तो सिंटैक्स आपके पास तीन तरह के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इसमें डेटा टाइप मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, वगैरह वगैरह। फिर आपके पास ये ब्रैकेट, फिर आइडेंटिफायर या नाम। ये आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन तरह से यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ब्रैकेट इस तरफ रखें, ब्रैकेट बीच में रखें, या ब्रैकेट आइडेंटिफायर के बाहर रखें। नॉर्मली हम जो फर्स्ट तरीका है उसको ज़्यादातर कन्वेंशनली इस्तेमाल करते हैं। डेटा टाइप जैसे फ्लोट, इंटीजर वगैरह, ब्रैकेट और आइडेंटिफायर यानी नाम अपने लिख दिया। सिंगल डायमेंशनल एरे जैसे ये डेटा टाइप के हैं, इंटीजर, डिक्लेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसे एक एरे है, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। डेटा टाइप की जगह हमने इंटीजर, कैरेक्टर, शॉर्ट, लॉन्ग लिखा, ब्रैकेट वैसे इस्तेमाल किए, साथ साथ स्पेस देके एरे का जो नाम है या आइडेंटिफायर है वो हमने लिख दिया। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। क्रिएटिंग एरे, अब हम एरे को डिक्लेयर किया, अब एरे क्रिएट करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा सी में और जावा में। द न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन एरे। इनिशियलाइज का मतलब है आप इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, एरे रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे एरे रेफ वैल्यू VAR लिखा है तो उसको एरे रेफरेंस वेरिएबल में पढ़ूंगा, लिखे जैसे भी आपको, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये REF मतलब रेफरेंस, VAR मतलब वेरिएबल। तो एरे रेफरेंस वेरिएबल कोई भी वेरिएबल है आप ले लें, इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एरे साइज। अब इससे आप ये बता दें कि जो एरे है वो कितने एलिमेंट होंगे इसमें। एरे में पहले तो आपने सिर्फ ये बताया कि एरे होगा, ठीक है जी, और इसमें जो डेटा टाइप है, जो एलिमेंट है वो इस तरह के होंगे। अब आप बताएंगे एलिमेंट तो इस तरह के, लेकिन कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट। The above statement does two things. It creates an array using new data type array size. It assigns the reference of the newly created array to the variable. अब जो मैं array बनाता हूं उसका एक रेफरेंस कहाँ पे स्टोर करता हूँ, किसी वेरिएबल में, साथ साथ रेफरेंस किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर होपफुली काफी लंबा भी हो सकता है, तो इसमें आप परेशान ना हो, इसको आप डबल लेक्चर समझ के इसको दो हिस्सों में देखिएगा और समझिएगा। तो क्रिएटिंग एन एरे अनलाइक डिक्लेरेशन फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल, द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल डज नॉट एलोकेट एनी स्पेस इन मेमोरी फॉर द एरे। जब आपने डिक्लेयर किया अभी तक आपने कोई मेमोरी में कोई जगह रिजर्व नहीं की, एलोकेट नहीं की। ऑन ओनली ए स्टोरेज लोकेशन फॉर द रेफरेंस टू एन एरे इज क्रिएटेड। बट आप ये बताते हैं कि एरे कहाँ से शुरू होगा, वो आप बता देते हैं बस। If a variable does not reference to an array, the value of the variable is null. So reference variable will be having the value null.
We cannot assign element to an array unless it has already been created. पहले array create करते हैं, पहले क्या करते हैं, array create करते हैं, फिर value assign करते हैं. After an array variable is declared, you can create array by using the new operator. देखते हैं कैसे. अच्छा, जो हमारे पास सिंटैक्स है थोड़ा सा दोबारा इसको देखते हैं कि एक वेरिएबल का नाम था जो हमने इस्तेमाल किया. न्यू कीवर्ड है, डेटा टाइप एरे साइज. एरे साइज जैसे कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40 वगैरह. डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट वगैरह, कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप आप इस्तेमाल करेंगे. तो आप क्रिएट करेंगे इस तरह एक एरे और उसका रेफरेंस आप स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में. So declaring an array variable, creating an array and assigning the reference of an array to the variable can be combined in one statement as shown. तो आप चाहें तो डिक्लेयर करें साथ साथ, जैसे हमने किया था ना पहले डेटा टाइप और इस तरह करके डिक्लेयर किया था. तो आप डिक्लेरेशन, क्रिएशन और असाइनिंग द रेफरेंस टू रेफरेंस वेरिएबल आप एक ही लाइन में कर सकते हैं. Alternatively, you can create an array as follows. आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू आप असाइन करना शुरू कर दें. डेटा टाइप एरे, एरे का रेफरेंस है और जितनी वैल्यू उसे बता दें, साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा. 10 वैल्यू तो 10 साइज है, 5 वैल्यू तो 5 है, इस तरह. और उस एरे का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर आप कर दें. क्रिएटिंग एरे, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन एरे वेरिएबल माई लिस्ट. एक एरे वेरिएबल आपने माई लिस्ट क्या किया, डिक्लेयर किया. अब डिक्लेयर करने के साथ साथ आपने क्रिएट भी किया. क्रिएट्स एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स ऑफ डबल टाइप एंड असाइन इट्स रेफरेंस टू माई लिस्ट. अब आपने दो चीजें की, डिक्लेयर किया डबल ब्रैकेट और माई लिस्ट, और न्यू डबल 10 इसका मतलब है आपने साइज भी बता दिया और आपने जो रेफरेंस है वो भी असाइन कर दिया माई लिस्ट में. ठीक है जी. द एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस टू द इंडेक्स. तो इस सेंटेक्स को आपने जरा याद रखना है, इसको समझना है, इसको इस्तेमाल करेंगे. आगे इसकी एग्जांपल देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी. एरे को हम एक्सेस करते हैं किसी एलिमेंट को इंडेक्स से, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स वगैरह वगैरह. तो माई लिस्ट 1 कहूँ, माई लिस्ट 5 करूँ, माई लिस्ट 9 करूँ, तो उससे मैं उस एलिमेंट को जो उस पोजीशन में है उसको मैं रेफर करूँगा. और एरे की जो लेंथ होती है वो इंडेक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू वो एरे लेंथ से 1 नंबर कम है. फॉलोइंग पिक्चर, अब आगे देखते हैं इसको. हाँ जी, माई लिस्ट ये हमारे पास एक रेफरेंस है कि एरे कहाँ से शुरू हो रहा है. ये एक रेफरेंस है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं माई लिस्ट वेरिएबल में. माई लिस्ट 0 इंडेक्स 0 पे एलिमेंट है, माई लिस्ट 1 इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है, इस तरह. तो हमने कितने एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किए, 10, 0 से लेकर 9 तक. और नाम क्या कॉमन आपका, माई लिस्ट. और जो रेफरेंस वेरिएबल है एरे रेफरेंस वेरिएबल, वो भी यहाँ पे हमने माई लिस्ट ही इस्तेमाल किया. इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, इनिशियलाइजेशन जैसे है कि आप कोई वैल्यू असाइन करते तो बिल्कुल यही चीज आप कर सकते हैं. यहाँ पे आपने एक एरे नंबर नाम का वो क्रिएट किया, आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, उसके जितने भी एलिमेंट है 5 है 7 आप तो वैल्यू असाइन करेंगे. तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ लिखते जाएंगे. जैसे इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है 31 हो गया, इंडेक्स 1 पे वो 34 हो गया, इससे चलते चलते आप इंडेक्स 5 पे 20 है, अगर ज्यादा है तो इंडेक्स 6, 7 भी आप लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ एरो को जरा दोबारा देखिएगा, कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली वैल्यू ले लेते हैं. इनिशियलाइजेशन क्या आपके पास, आपने साइज के बजाय डायरेक्टली वैल्यू दे दी, उसमें साइज भी आ गया. साइज क्या आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 to 6. और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 2 है, फिर 1 पे 5 है, और इसी तरह आप चलते चले जाएंगे. और ये वैल्यू कहलाएंगे एलिमेंट वैल्यू. ठीक है जी. एलिमेंट पोजीशन के लिए हम इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ चूंकि हमने माई लिस्ट को इस्तेमाल किया एज अ रेफरेंस वेरिएबल, तो रेफरेंस वेरिएबल विल बी माई लिस्ट. आपके पास एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 5, माई लिस्ट
ब्रैकेट में 5 का मतलब है एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 5 और दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 5। तो 1 जो है ना उसकी वैल्यू है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप वी कैन असाइन एन एरे अ नल वैल्यू बट वी कैन नॉट क्रिएट एन एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे अगर आप चाह रहे क्रिएट करने फिल वक्त आपने एम्प्टी कर दिया तो आपको नल लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ब्रैकेट में कुछ ना लिखें, तो ये इलीगल इनिशियलाइजेशन है। एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डायमेंशनल जावा एरे, बहुत आसान है, आप देखिएगा कि हमने कैसे इसको किया। अब जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो एग्जाम्पल से इसकी चीज़ों की आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। पब्लिक क्लास टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये तो मेन मेथड है। यहाँ पे इंटीजर एरे, फिर आपके पास ब्रैकेट न्यू इंटीजर, अब साइज भी मैंने बता दिया। ठीक है जी, मैंने इसको डिक्लेयर भी किया, क्रिएट भी किया। साइज इसका क्या है 5। ठीक है, ये भी बता दिया। तो 5 का मतलब है इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 1 2 3 4। इंडेक्स विल बी 0 1 2 3 4। नाम क्या है इसका एरे। अब मैं एरे 2 को मैंने असाइन किए, यानी जो थर्ड एलिमेंट है, देखिए 2 का मतलब है थर्ड एलिमेंट 25। ठीक है जी, और अगर मैं कोई वैल्यू असाइन ना करूं तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू विल बी 0 वैल्यू विल बी असाइंड। तो बहरहाल मैं अब देखता हूं कि मैं सिस्टम एक प्रिंट करता हूं। इसमें मैंने लिखा एरे ब्रैकेट में 2, तो इंडेक्स 2 यानी थर्ड एलिमेंट, यहाँ लिखा है ना थर्ड एलिमेंट। फिर मैंने 3 लिखा, इसका मतलब फोर्थ एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट को मैंने खुद मैनुअली इनिशियलाइज किया, लेकिन फोर्थ एलिमेंट को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये 3 का मतलब है फोर्थ एलिमेंट। जब इनिशियलाइज ना करेंगे तो इट विल बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड एज 0। थर्ड को तो मैंने कर दिया था, तो दैट विल बी 25। तो यही चीज आप देखिएगा, यही चीज आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिएगा। और फिर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये डिस्प्ले कर रहे हैं। अब डिस्प्ले करने में यहाँ 25 और 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 25 तो हमने यहाँ पे इसकी इनिशियलाइज कर दिया, इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया था। लेकिन जिन एलिमेंट पे आप कुछ असाइन नहीं करें वो ऑटोमेटिकली 0 विल बी असाइन। वी not assign any value to fourth element of the array, so the original default value 0 is printed। तो default value is 0। एरे की एक लेंथ होती है, लेंथ आपके पास है एरे साइज। अगर आप इंडेक्स 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं, 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं, व्हाट इज द साइज 0 से लेके 10 तक 11। 0 से 5 तक जा रहे हैं तो व्हाट इज द साइज 6। ठीक है जी, तो हमारे पास एक मेथड है एरे के लिहाज से काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है कि अगर एक एरे के साइज आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, अगर आपको पता ना हो या पता हो वाला, यहाँ पे लेंथ नामी एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ऑटोमेटिकली बस एक एरे का ऑब्जेक्ट है, लेंथ का मेथड है, एरे डॉट लेंथ आप लिखिएगा, ऑटोमेटिकली द लेंथ ऑफ द एरे विल बी गिवन। तो हमने खुद से एक एरे के लेंथ को या साइज को यहाँ पे डिफाइन किया था 12 है। फिर हमने जब प्रिंट किया एरे डॉट लेंथ को तो ऑटोमेटिकली 12 इज प्रिंटेड। ठीक है जी, तो आप साइज चेंज भी करें तो इट विल बी प्रिंटेड। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे 5 वैल्यूज आपने असाइन की तो लेंथ विल बी 5, तो यहाँ पे 5 विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ एक और एग्जांपल है एक्सप्लेनिंग एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशनल एवरेज एरे या ईवा एरे। बारह देखते हैं ईवा क्या चीज है। सो हमने यहाँ पे क्लास में टेस्ट नाम एक पब्लिक मेन मेथड में आया। मेन मेथड में हमने एक टेस्ट मेथड में हमने कोई मेथड वगैरह वो नहीं किया, मेन मेथड ही इस्तेमाल कर रहे हैं टेस्ट क्लास में। एक एरे है, आइडेंटिफायर ए है, व्हाट इज द साइज तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, हमने डिक्लेयर किया, क्रिएट किया, इनिशियलाइज भी किया। जी हाँ, क्यों कैसे किया तो हमने देखे ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज लिख दी। ये इंटीजर है तो इंटीजर टाइप वैल्यू होनी चाहिए, 10 12 13 14। इसका मतलब है व्हाट इज द साइज, एक एलिमेंट है 2 3 4 तो साइज इज 4। जब 4 साइज है तो इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 to 3।
ठीक है जी। अब मैंने एक फॉर लूप शुरू प्रिंट जो एरे के एलिमेंट है प्रिंट करने के फॉर लूप लिया। कैसे? एक वेरिएबल लिया आई, इंटीजर है, आई जब तक लेस हो ए डॉट लेंथ। अब देखिए ए आपके पास एरे एलिमेंट है, ठीक है जी, और डॉट लेंथ से हमें इसमें एक वैल्यू को रिटर्न करना है। किस वैल्यू को? लेंथ ऑफ द एरे। लेंथ ऑफ द एरे का मतलब है 4 एलिमेंट है ना, तो 4 विल बी रिटर्न। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये समझे कि आई इज लेस देन 4। तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4 पे, चूंकि अब जब 4 का मतलब है आई इज नॉट नो मोर लेस देन 4, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो इक्वल टू 4 है, जबकि कंडीशन के लिहाज से उसको लेस होना चाहिए। तो फिर आपको ये लूप होगा, टर्मिनेट होगा, आप लूप से बाहर चले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हम कर रहे हैं ए इंडेक्स आई। देखिए आई की वैल्यू पहले 0, तो 0 एलिमेंट, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो होपफुली आपको आइडिया होगा कि हम पहले 10 प्रिंट करेंगे, फिर 12, फिर 13 को, फिर 14, 10, 12, 13, 14। तो यहाँ और वजाहत के साथ मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप देख लीजिएगा। क्रिएट करें, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, अब डिक्लेयर भी किया, क्रिएट भी किया, इनिशियलाइज भी किया, एक ही लाइन। ठीक है जी, डिक्लेयर किया, क्रिएट किया और इनिशियलाइज किया। बाकी यहाँ पे हमने 4 वैल्यू को जो इनिशियलाइज, इसका मतलब है 4 वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू को हमने इस्तेमाल किया, तो शायद ऑटोमेटिकली 4 है। ये हमने फॉर लूप को चलाया और अब कोई इतना इशू नहीं है कि पहले इस जो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ने कितनी दफ़ा चलना है? 4 दफ़ा। आप कहें सर आपने यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, तो एक लाइन के लिए फॉर लूप में किसी ब्रैकेट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपको ये फॉर लूप चलने के बाद चारों एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। अब एक और स्पेशल हमारे पास लूप है जिसको फॉर ईच लूप का नाम देते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस लूप को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना आपकी ये जो आपका लेक्चर है काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो कोशिश है कि जो बेसिक चीज़ें वो सब हम कवर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फॉर ईच या इनास फॉर लूप को डिस्कस करेंगे और बाकी मंदर टॉपिक भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।